हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी में। तो छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हम लोग लैंड रिवेन्यू कोड देख रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम सेक्शन 57। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सेक्शन नंबर 57 स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना और ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए इस तरह के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम करते हैं सेक्शन नंबर 57 की स्टार्टिंग। स्टार्ट ओनरशिप इन स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स। इसका क्या मतलब है? स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स इसका मतलब कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की जितनी भी भूमि है, जितनी भी जमीन है, लैंड हैं, उन सब के ऊपर किसका अधिकार रहेगा? स्टेट का। जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई घर खरीदा है या कोई जमीन आपके पास में है तो वो पूर्णतः आपकी हो गई हो, है ना। उसके लिए आप जब भी देखते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फी पे करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि ऑनरशिप तो स्टेट गवर्नमेंट की है, आपको एक अधिकार दिया गया है उसका उपयोग करने के लिए, है ना। ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब बेयर एक्ट पे देखते हैं क्या लिखा है। ऑल लैंड बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड एट ऑल सच लैंड इंक्लूडिंग। अब इंक्लूडिंग में समझना और याद रखना एग्जामिनेशन के लिए कि स्टैंडिंग एंड फ्लोइंग वाटर, माइंस, क्वारीज, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड और नॉट, है ना, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएंगी। सिर्फ लैंड ही नहीं आएगी, स्टैंडिंग या फिर फ्लोइंग वाटर, है ना। तो ये भी, इसके ऊपर भी जो अधिकार रहेगा वो पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। माइंस रहेंगी, उनके ऊपर मिनरल्स, और यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट रहेंगे भले ही वो रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, उनके ऊपर अधिकार किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और जो भी राइट्स सब सॉइल में रहेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे। आगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग in this section shall be deemed to affect any right of any person subsisting at the commencement of this code। एक बात कर दी गई प्रोविजो में। क्या बोला गया है कि इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई राइट्स थे एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, है ना, इस एक्ट के लागू होने के वक्त जो अधिकार उसके पास में थे उस अधिकार को किसी तरीके से वो प्रभाव नहीं करेगा यह सेक्शन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड, है ना। जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है, स्पेसिफिकली या फिर एक्सप्रेसली मेंशन करा गया है, उन राइट्स को छोड़ के कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ वही अफेक्ट होंगे। वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पे डिस्प्यूट की बात आती है कि अगर कोई ऐसी लैंड है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एट दी वन एंड और कोई एक प्राइवेट पर्सन हुआ जो दूसरी पार्टी हो गई, तो ऐसे डिस्प्यूट का निर्धारण कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा ऐसे डिस्प्यूट्स को? कलेक्टर साहब। आगे, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब एक सबसेक्शन यहाँ पे था 3, उसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो आगे के हमारे सबसेक्शंस हैं वो हमारे काम के हैं, ठीक है ना। तो उतने वर्ड को छोड़ देंगे, बाकी इसको समझेंगे कि नो सिविल कोर्ट शाल इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन और आफ्टर 24 अक्टूबर 1983। एक डेट दे रखी है 24 अक्टूबर 1983। इस डेट पे या इस डेट के बाद में अगर कोई एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है किसी कोर्ट में, तो जो वो कोर्ट रहेगी जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है वो कोई भी एक टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर नहीं इशू करेगी। यहाँ पे रोक दिया गया है कि टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर इशू नहीं करेगी। और जो भी व्यक्ति है जिसको पोजेशन
का राइट दिया गया है ना, रिस्टोर हुआ है पोजीशन, उसका जो राइट है उसको क्या नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी बाय इशूइंग एन ऑर्डर। ठीक है, तो सिविल कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं करेगी जिससे कि जो व्यक्ति है जिसको पोजीशन रिस्टोर हुआ है 261 में, उसका क्या हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, किसी तरीके से वो उसको राइटफुली एंजॉय नहीं कर पाए, सेक्शन नंबर 250 में। ठीक है, आगे, बाय ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन डिस्टर्ब द पर्सन टू हुम पोजीशन इज रिस्टोर्ड अंडर सेक्शन 250 इफ सच पर्सन फर्निशेस द रिलायबल श्योरिटी टू रिकम्पेंसेट द एग्रीव्ड पार्टी। है ना, क्या कंडीशन लगा दी है कि अगर वो एक श्योरिटी दे देता है ना, श्योरिटी साइन कर देता है कि अगर किसी भी तरीके से कोर्ट का निर्णय ऐसा आता है जिसमें कि रिवर्सल हो जाता है और डिक्री किसके चले जाती है, दूसरी जो पार्टी है उसके फेवर में चली जाती है, तो फिर वो क्या कर देगा, रिकम्पनसेट करेगा दूसरी पार्टी को। ठीक है ना, बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, रिकम्पनसेट कर देगा एग्रीव्ड को जिसके पक्ष में बाद में फैसला जाता है। तब तक के लिए ये पोजीशन उसके पास में रहेगा और किसी तरह कोई डिस्टरबेंस उसको नहीं होगा उस ऑर्डर के द्वारा। आगे, प्रोवाइडेड डेट नो श्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड। अब ये तो नॉर्मल लोगों के लिए था, लेकिन अबोरिजिनल ट्राइब की अगर बात करें तो वहां पे ये कंडीशन भी हटा दी गई आपकी श्योरिटी वाली, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, श्योरिटी वाली कंडीशन वहां पे अबोरिजिनल ट्राइब के लिए लागू नहीं है। वेयर अ सिविल कोर्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन डिस्टर्ब्ड द पर्सन रिफर टू इन क्लॉज ए, अगर किसी ऑर्डर के द्वारा, अब वहां पे तो बात हो गई कि अगर श्योरिटी दी जाती है तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, लेकिन अगर ऑर्डर के द्वारा एक टेम्परेरी इंजंक्शन लाके उसका जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब करा गया है, तो फिर क्या होगा ऐसे केस में, बट बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन, एक यहाँ पे डेट हमने लास्ट में देखी, यहाँ पे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पब्लिकेशन है ना, एक ऑर्डर पब्लिश हुआ, वो डेट है आपकी 4 जनवरी 1984, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो इसको। है ना, तो उस डेट के बाद में और इस डेट के पहले अगर ऐसा कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो क्या होगा, वो जो ऑर्डर है वो इस डेट से अपडेट हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। एंड द तहसीलदार शैल रिस्टोर पोजीशन टू अ पर्सन हु इज डिस्टर्ब्ड बाय ऑर्डर, और तहसीलदार को अधिकार दे दिया कि जो उस ऑर्डर से डिस्टर्ब हुआ है जिसका पोजीशन, उसको वापस से वो पोजीशन दिलवा दिया जाए। ठीक, क्लियर। आगे, सेक्शन नंबर 58, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, सेक्शन नंबर 58 क्या बोलता है, लायबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, जितनी भी लैंड है उनका एक दायित्व बनता है क्या, टू पे एलआर, लैंड रिवेन्यू। ठीक, जब तक कि वो एग्जाम्प्ट नहीं करी जाती हैं, और एग्जाम्पशन का पावर किसके पास में रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। बस इतनी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इज लायबल टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट सच लैंड एज हैज बीन होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम सच लायबिलिटी बाय स्पेशल ग्रांट, किसी स्पेशल ग्रांट के द्वारा एग्जाम्पशन मिला हो या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एग्जाम्पशन मिला हो, है ना, स्टेट गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसके द्वारा एग्जाम्पशन मिला हो, तो फिर आपको लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए जो आपकी लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई पर्टिकुलरली ऐसा रूल आया हो या लॉ में अगर ऐसा प्रिस्क्राइब करा हो। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, उसके अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो आपको लैंड रेवेन्यू तो पे करना ही करना है। आगे, लैंड रेवेन्यू क्या होता है, सच रेवेन्यू इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू, जो आप पे करेंगे वो लैंड रेवेन्यू हो जाएगा। एंड डेट टर्म इंक्लूड्स, अब ये टर्म आपको याद रखनी है, ऑल मनी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लैंड नॉट विद स्टैंडिंग सच मनी मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज प्रीमियम, रेंट, लीज, क्विट रेंट, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, इनको एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 58 में।
ये पर्टिकुलरली बात करता है सर्टेन लैंड टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। जो हमने एग्जाम्पशंस देखी है सर्टेन लैंड्स की बात कर रहा है कि कौन कौन से बताए गए हैं। तो नो लैंड रिवेन्यू शैल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला पॉइंट, अनइकोनॉमिक होल्डिंग अगर कोई है जिससे कोई प्रॉफिट डिराइव नहीं हो रहा है किसी तरीके से, होल्डिंग है जो कि काय के लिए यूज हो रही है, एग्रीकल्चर के लिए, तो ये एग्जेम्प्टेड रहेंगी। अब कुछ प्रोविजोस भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी हैं, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अनइकोनॉमिक होल्डिंग कौन होगा, है ना। अनइकोनॉमिक होल्डिंग क्या होंगी, तो यहां पे दे रखा है अनइकोनॉमिक होल्डिंग शैल मीन अ होल्डिंग द एक्सटेंट ऑफ विच इज नॉट मोर देन 5 एकर्स। जो 5 एकड़ से ज्यादा की नहीं होंगी, अगर ऐसी कोई भूमि है तो वो अनइकोनॉमिक होल्डिंग की कैटेगरी में आएंगी। अब होल्डिंग क्या होगा, तो होल्डिंग शैल मीन द एंटायर लैंड हेल्ड बाय पर्सन इन द स्टेट, है ना। होल्डिंग मतलब पूरा, एंटायर लैंड, डजेंट मैटर नॉट विथ स्टैंडिंग कि वो सेपरेटली असेस्ड है, काय के लिए, लैंड रिवेन्यू के लिए, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट एनी पोर्शन देयर ऑफ इज सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रिवेन्यू, है ना। तो होल्डिंग मतलब पूरी की पूरी एंटायर लैंड। आगे, लैंड रिवेन्यू शाल नॉट इंक्लूड, एक पर्टिकुलरली यहाँ पे सी में बताई गई है। पहले हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि एलआर में क्या क्या चीजें आ रही है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 58A के तहत एलआर में क्या शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। लैंड रिवेन्यू शाल नॉट इंक्लूड मनी पेएबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लैंड बाय वे ऑफ प्रीमियम, है ना, प्रीमियम या फिर रेंट, और एक लिख लो क्विट रेंट, और एक और चीज है बीच में, वो है लीज मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड लीज्ड आउट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर। कोई लीज मनी, कोई लीज मनी भी लैंड रिवेन्यू में शामिल नहीं होगी अगर वो लीज मनी किसी ऐसे लैंड की है जिसको लीज आउट करा है 5 साल से कम अवधि के लिए, है ना, 5 साल से कम अवधि के लिए। अगर 3 साल के लिए करा है और उसका जो लीज मनी है तो वो एलआर में काउंट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 एंटायर लैंड हेल्ड बाय पर्सन इन द स्टेट शैल मीन। अब हमने जो यहाँ पे एंटायर लैंड देखा था, अब इसको एक्सप्लेनेशन सेकंड में बताया गया है कि ये क्या होगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड, एंटायर लैंड हेल्ड बाय पर्सन का मतलब, सबसे पहले द एंटायर लैंड हेल्ड बाय पर्सन इन द स्टेट इंडिविजुअली एंड शाल इंक्लूड, है ना। तो सबसे पहली बात, बाय पर्सन है तो इंडिविजुअली जो पूरा उसका रहता है वो तो होगा ही सही, और इंक्लूसिव फॉर्म में और कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं वो देख लेते हैं। इंक्लूड क्या करेगा, वेयर लैंड इज हेल्ड बाय सच पर्सन जॉइंटली विथ वन और मोर पर्सन सो मच पोर्शन ऑफ द लैंड एज फॉल्स टू हिज शेयर, है ना। जॉइंटली अगर है कोई लैंड तो जितना भी पोर्शन उसका बन रहा है, उसका जो शेयर बन रहा है, सपोज पूरी एक लैंड है और उसका पोर्शन ये वाला है, तो होल्डिंग क्या मानी जाएगी उसकी, ये वाली ए वाली पार्ट, बी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, जॉइंटली ऑन करा हुआ है तो। आगे, लैंड हेल्ड बाय सच पर्सन एज भूधर होल्डर अंडर द छत्तीसगढ़ भूधन योजना एक्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा होल्डर है तो उसको माना जाएगा, उसकी होल्डिंग को। आगे, वेयर लैंड इज हेल्ड बाय पर्सन जॉइंटली विथ वन और मोर पर्सन द सिंगल होल्डिंग सो जॉइंटली हेल्ड, वही वाली बात, पोर्शन वाली बात यहाँ पे भी अप्लीकेबल हो जाएगी, है ना। एक लैंड में काफी सारी होल्डिंग्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है, तो जो सिंगली हेल्ड रहेगी वो उसकी मानी जाएगी, एंटायर लैंड उसको कहा जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर 59, वेरिएशन। पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन है इसको हम डायवर्शन वाला सेक्शन भी बोलते हैं, अगर एग्जामिनेशन में आए तो ध्यान रखिएगा, है ना, डायवर्शन भी इसी को कहते हैं।
तो द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन एनी लैंड विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ लैंड, किस तरह से असेसमेंट होगा, है ना। तो असेसमेंट किस तरीके से होगा, जिस भी तरीके से कोई पर्टिकुलरली लैंड आपकी जो है वो यूज में आ रही है, उस तरह से उसका असेसमेंट होगा और उस तरह से उसके ऊपर जो लैंड रेवेन्यू है उसका फिक्सेशन होगा। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस दे रखी हैं, वो देख लो कि किस किस तरीके से यहाँ पे यूज में एक पर्टिकुलरली लैंड को लाया जा सकता है। तो पहला है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर और सच फार्म हाउस विच इज सिचुएटेड होल्डिंग ऑफ 1 एकड़ और मोर। दूसरा, मतलब पहली चीज एग्रीकल्चर से संबंधित हो गई, दूसरी हो गई ड्वेलिंग हाउस से, तीसरी हो गई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस, चौथी रेसिडेंशियल कॉलोनी और प्रोजेक्ट, उसके बाद पब्लिक इंस्टीट्यूशन और मेडिकल फैसिलिटी सेंटर। उसके अतिरिक्त यहाँ पे फॉर पर्पसेस अदर देन दोज मेंशन इन ए बी डी और ई दे रखा है, और माइनिंग लीज के तहत जो चीजें आ रही हैं वो प्रोवाइड कर रखी हैं। इसको एक बार आप लोगों को पढ़ना है और याद करना है। अब समझने वाली कहानी जो है वो यहाँ से चालू होगी कि प्रोवाइडेड डेट द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन एनी लैंड सिचुएटेड इन द एरिया। अगर कोई ऐसी लैंड है जो सिचुएटेड है फॉरेस्ट एरिया में, वेदर रिजर्व्ड और नॉट, इन द फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड और नॉट यहाँ पे नहीं था, लास्ट वाले सेक्शन में है, इसको हटाते हैं, आगे समझते हैं। पहले रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में, अब वो रिजर्व है या फिर प्रोटेक्टेड है, इन दोनों में है ना। तो जब वो लैंड इन फॉरेस्ट एरियाज में रहेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहेगा, और उसके बाद में ही ऐसी लैंड का डाइवर्शन हो सकेगा किसी भी तरीके से, है ना। पहली बात ये, except on a certificate permitting the use of land issued by an officer of the forest department duly authorized by the state government on this behalf। ठीक है, तो असेसमेंट तब तक चालू नहीं होगा और डाइवर्सिफिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि एक सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाए एक फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा। दूसरा, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज ए, जो हमने एग्रीकल्चर वाला देखा था उसमें एक फार्म हाउस भी था, तो उसका मीन है यहाँ पे बताया गया है, बस इतना याद रख लो। फार्म हाउस मतलब एक इम्प्रूवमेंट अपॉन एनी एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड का कोई एक इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कि हमने डेफिनेशन देखी थी इम्प्रूवमेंट की। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा इम्प्रूवमेंट जिसकी जो प्लिंथ एरिया हो वो 100 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं करे, और आपका जो बेस एरिया हो, बिल्डिंग एरिया, वो 150 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं करे, तो वो इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे। अब यहाँ पे बात करी गई है कि अगर एक लैंड है जिसका यूज अभी ए है, उसको उसका यूज चेंज करके उसको बी यूज में लाया जाता है। मान लीजिए अभी ये एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, और बाद में इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज में लाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्ट करना, है ना। इसको बोलेंगे डाइवर्ट करना। तो ये डाइवर्ट कब से इसके ऊपर जो लैंड रिवेन्यू है असेसमेंट चालू होगा और कब से वो लायबल होगी लैंड रिवेन्यू पे करने की, आगे वाले प्रोविजंस ये बातें हमको बताएंगे। तो वेयर लैंड इज असेस्ड फॉर यूज फॉर एनी वन पर्पस इज डाइवर्टेड टू अनदर पर्पस, द लैंड रेवेन्यू पेएबल अपॉन सच लैंड शाल नॉट विथ स्टैंडिंग द टर्म फॉर विच, अगर टर्म जो पहले कोई टर्म फिक्स करा है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो भी जिस डेट को ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ है उस डेट से नया असेसमेंट चालू होगा और लैंड रेवेन्यू फिक्स होगा। has not expired be liable to be altered and assessed in accordance with the purpose to which it has been diverted, है ना। Provided date the state government may give exemption on mentioned conditions। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में कुछ अधिकार यहाँ पे आ गए हैं। पहला तो ये कि वो एग्जम्पशन दे सकती है, कब, इन केस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के रूप में अगर कोई काम चालू
हो रहा है और इस कैटेगरी में कोई इंडस्ट्री आ रही है तो एग्जाम्पशन एक पर्टिकुलरली लिमिट तक, जो भी लिमिट वहाँ पे नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब होगी उस लिमिट तक, और उसके साथ में अपॉन सर्टेन कंडीशंस, ये दोनों चीजें देखते हुए कुछ एग्जाम्पशंस प्रोवाइड कराएगी स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार दूसरी तरीके से दे रखा है अलग प्रोविजो में, कि अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसको कार्यभार सौंपा गया है डेवलपमेंट का, है ना, कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उसका अधिकार दे रखा है, तो फिर वहां पे भी अगर इस तरह का कोई डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है एरिया का, तो वहां पे भी ये असेसमेंट से एग्जम्प्टेड रहेंगी चीजें। ठीक। ये जो डेवलपमेंटल अथॉरिटी रहेगी ये क्या रहेगी, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। ठीक। चलो, द अल्ट्रेशन और असेसमेंट रिफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पहले यहाँ पे एसडीओ था, अब यहाँ पे हो गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। इस बात को ध्यान रखेगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, आपका कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर द लैंड हेल्ड फ्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कंडीशन इज डाइवर्टेड टू एनी अदर पर्पस। अगर एक लैंड है जो फ्री थी लैंड रेवेन्यू पेमेंट करने से, उसका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है ना, ए का बी यूज में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो फिर जिस दिन से डाइवर्सिफिकेशन होगा उस दिन से जो फ्री वाली चीज थी, आपकी सहूलियत थी, ये खत्म हो जाएगी और आप लायबल हो जाएंगे लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। आगे वाले पॉइंट में देखेंगे हम, where land for use for any one purpose is diverted to any other purpose and the land revenue is assessed thereon, uh, under the provision of this section the competent authority shall have the power to impose a premium। प्रीमियम इम्पोजिशन की पावर दे रखी है। किसी भी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और लैंड रेवेन्यू की लाइबिलिटी बन रही है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में प्रीमियम इम्पोजिशन करने का भी एक अधिकार रहेगा। एंड नो प्रीमियम शाल बी इम्पोज फॉर द डाइवर्शन ऑफ एनी लैंड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। एक यहाँ पे सहूलियत कि अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई लैंड का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो फिर प्रीमियम से एग्जम्पशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। आगे, नोट विद स्टैंडिंग एनी यूसेज और ग्रांट और एनीथिंग, अगर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट पुराना बना हुआ है या कोई परिपाटी या यूसेज वगैरह चला आ रहा है ना, इस तरह से कोई भी चीजें चली आ रही है, कोई रूल या नोटिफिकेशन में कोई बात प्रोवाइड कराई हुई है, तो अब आगे देखते हैं, तो उसके होते हुए भी द राइट ऑफ ऑल पर्सन होल्डिंग लैंड विच इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1954, ऑल पर्सन्स जिनके पास में राइट था, काय में, मालिक मकबूजा में काय का राइट था, एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रीमियम, है ना, अधिकार काय का था, एग्जाम्पशन का, किस चीज के एग्जाम्पशन का, प्रीमियम पे करने के। अगर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे, इस तरह का उनके पास में एक अधिकार था, है ना। अब क्या होगा, इस तरह का अधिकार जो था उसको यहां से समाप्त कर दिया गया, इज हियर बाय अबोलिश्ड। ठीक है। और बदले में उनको क्या दे दिया गया है, एक रिबेट दे दिया गया है कि आपको प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा, लेकिन रिबेट क्या है आपका, कि जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे माइनस लैंड रेवेन्यू फॉर 1 ईयर, उसमें से क्या हो जाएगा, 1 साल के बराबर जो भी आपका लैंड रेवेन्यू रहेगा उसको कम करके आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको सहूलियत दे दी गई है। आगे, असेसमेंट व्हेन टू टेक इफेक्ट, तो असेसमेंट कब से लागू होगा, द अल्ट्रेशन और असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन 59 शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द डाइवर्शन वाज मेड, ये हमने देखा था। रीअसेसमेंट ऑन डाइवर्शन ऑफ लैंड प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड। ठीक, रीअसेसमेंट,
where prior to the coming of into force of this code, land in any area assessed for one purpose was subsequently diverted for use to any other purpose, है ना। इस कोड के लागू होने से पहले भी प्रायर अगर किसी तरह कोई डाइवर्शन हुआ है तो भले ही उसका टेन्योर जो फिक्स करा था वो एक्सपायर हुआ हो नहीं हुआ हो, जिस डेट को डाइवर्शन हुआ है उस डेट से असेसमेंट होगा, अल्टरेशन होगा और लैंड रेवेन्यू पे आपका लाइबिलिटी टू पे लैंड रेवेन्यू चालू हो जाएगी। इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस टू विच इट हैज बीन डाइवर्टेड, पर्पस जिस पर्पस के लिए करा है उसके अकॉर्डेंस में, उसके यूसेज के अकॉर्डेंस में आपको लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होगा। डेट ऑन विच सच डाइवर्शन वाज मेड, जिस डेट को होगा। इफ द एरिया कंसर्न देयर वाज इन फोर्स एनी एनेक्टमेंट रिपील्ड अंडर सेक्शन 261 विच कंटेंट प्रोविजन, अगर जो रिपील्ड एक्ट था उसमें ऐसे कोई प्रोविजन दे रखे हैं, है ना, कि जिस डेट को डाइवर्शन होगा उस डेट से ये लागू होगा, तो रिपील्ड एक्ट के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, या फिर जिस डेट को कमेंसमेंट हुआ है इस कोड का, है ना, कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, उस डेट से फिर ये आपका असेसमेंट लागू हो जाएगा और लैंड रेवेन्यू जो आपको पे करना है उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना। दो बातें यहाँ पे करी गई हैं। लास्ट, ऑन ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड बाय द कलेक्टर। ऐसी सारी भूमि और लैंड्स जिनका असेसमेंट अंडरटेक नहीं हुआ है, असेसमेंट हुआ नहीं है, उनका जिम्मा किनको दिया गया है, कलेक्टर साहब को, उन पर्टिकुलरली जिले के। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 हम कवर करेंगे और इसका टेस्ट जो है वो कुछ ही टाइम में आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर अपडेट हो जाएगा। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।